वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस हफ्ते की या फिर कहें आज के दिन की हमारी दूसरी फिल्म यानी कि चक्रा का रक्षक की। जी हाँ, चक्रा का रक्षक। मैंने फिल्म के हिंदी डब वर्जन को ही देखा है। तमिल वर्जन का सिर्फ एक ही शो यहाँ पे लगा था और वो काफी रात को या फिर कहें शाम को था। तो क्योंकि इस हफ्ते काफी सारी फिल्मों का रिव्यू करना है, इस हफ्ते फ्राइडे को बहुत फिल्में लगी हैं, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं फिल्म के हिंदी डब वर्जन को ही देख लूंगा। और इसके हिंदी डब वर्जन को देखने की एक जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि इस फिल्म को डब करवाया है उसी स्टूडियोज में जहां पर मास्टर की डबिंग हुई थी। मतलब मुझे कहीं ना कहीं पूरा भरोसा था कि फिल्म की जो डबिंग है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छी होने वाली है, काफी डिसेंट रहने वाली है। और फिल्म के हिंदी डब वर्जन को देखने के बाद अभी भी मेरा जो ओपिनियन है वो बिल्कुल सेम है। जी हाँ, फिल्म की जो डबिंग है बहुत ही बढ़िया हुई है और कहीं पर भी डबिंग डिपार्टमेंट से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मतलब डबिंग जो है फिल्म की काफी अच्छी है। तो चक्रा या फिर कहें चक्रा का रक्षक एक तमिल साइबर क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहां पर इस फिल्म में आपको लीड रोल में नजर आएंगे विशाल और श्रद्धा श्रीनाथ। इसके अलावा फिल्म में आपको एक क्रिमिनल रोल में एक और एक्टर नजर आने वाला है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने इस कैरेक्टर को, इस एक्टर को एक ट्विस्ट के तौर पे यहां पर इंटरवल पे पेश करने की कोशिश की है। पर सच बता रहा हूं, इसका कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि मेकर्स ने उस एक्टर के नाम को पहले ही हर जगह पर मेंशन करके रखा है। मतलब जिस किसी को भी फिल्म के बारे में पता होगा, ठीक तरीके से उसने ट्रेलर टीजर को ध्यान से देखा होगा या फिर पढ़ा भी होगा, तो उसे उसके बारे में पता है। तो जब आप फिल्म को देखकर आओ तो इसके बारे में आपका क्या विचार है मुझे जरूर बताइएगा। तो विशाल स्टारर इस साइबर क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म को देखने के बाद या फिर कहें फिल्म के हिंदी डब वर्जन को देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था या फिर जो मेरा ओपिनियन बना है वो अगर मैं बताना चाहूं तो एक लाइन में मैं कहूंगा कि ये जो फिल्म है मुझे एक वन टाइम वॉच फिल्म लगी। जी हाँ, क्योंकि ये जो फिल्म है हमें कहीं पर भी पूरी तरह से इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाती है और ना ही हमें पूरी तरीके से निराश करती है। फिल्म में ऐसे काफी सारे सीन्स हैं जिन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, शूट किया गया है, परफॉर्म भी किया गया है। पर वहीं फिल्म के काफी जगहों पर जो राइटिंग है वो इतनी कमजोर है कि जो अच्छी चीजें भी हैं फिल्म की, उनका जो इंपैक्ट है उसे कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। पर फिर भी फिल्म में कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के प्लॉट के बारे में। तो फिल्म का जो प्लॉट है वो इरुम्बुतिरई के प्लॉट का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब उसमें अगर बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश की थी तो उन सभी चीजों का एक मिक्स रिजल्ट हमें इस फिल्म के प्लॉट में देखने को मिलता है। और इस प्लॉट को जिस तरह से फिल्म के फर्स्ट हाफ में सेट किया जाता है, जिस तरह से क्रिमिनल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो हैकिंग वगैरह हमें दिखाने की कोशिश की जाती है, वो सभी चीजें देखने में काफी अच्छी लगती हैं और फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो काफी अच्छा नजर आता है। पर जैसा कि मैंने रिव्यू की शुरुआत में ही कहा कि फिल्म की जो राइटिंग है वो काफी कमजोर है और वो इतनी कमजोर है कि इस फिल्म के एक अच्छे प्लॉट के होने के बावजूद भी फिल्म को एक साधारण फिल्म के तौर पर खत्म करती है। इसके अलावा एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म को कहीं पर भी आप इरुम्बुतिरई के साथ कंपेयर मत करिएगा। अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो पहली बात तो ये होगी कि फिल्म कमजोर नजर आएगी, दूसरी बात तो ये होगी कि फिल्म के जो अच्छी पॉइंट्स हैं वो भी आपको शायद पसंद ना आए। तो प्लीज इसे रिटर्न्स ऑफ अभिमन्यु के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करिएगा। इसके अलावा फिल्म में विशाल और फिल्म में जो क्रिमिनल का रोल प्ले कर रहे हैं उनके बीच में आपको जो एक टकरार देखने को मिलती है, कैट एंड माउस की जो एक चेज होती है वो आपको जब देखने को मिलती है और इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में जो माइंड गेम चलता रहता है, वो उन सभी चीजों को इस फिल्म में काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है और वो जो पोर्शन है वो काफी आपको एंटरटेन करने में कामयाब रहेगा। इसके अलावा फिल्म में विशाल और उसके पिता को मिले अशोका चक्रा को लेकर जो एक सेंटिमेंट, जो एक इमोशन हमें दिखाने की कोशिश की गई है, उसे भी काफी अच्छी तरीके से विशाल के कैरेक्टर के अंदर डालने की कोशिश की है और वो हमें पर्दे पर नजर भी आती है। पर वहीं पर श्रद्धा श्रीनाथ की अगर बात करें तो वैसे तो पूरी तरह से एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात मैं कर नहीं सकता हूं एक डब्ड वर्जन को देखकर, पर फिर भी जिस तरह से उनका कैरेक्टर लिखा गया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके अलावा जो क्रिमिनल का रोल जो प्ले कर रहे हैं उनका जो काम है वो फिर भी फिल्म में काफी अच्छा है, उनका कैरेक्टर भी काफी अच्छा है, पर उनकी जो एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है उस स्टोरी में जो एक इमोशनल एलिमेंट डाले गए हैं वो कहीं ना कहीं काम कर जाते हैं। इस फिल्म की जो सबसे कमजोर कड़ी मैं कहना चाहूंगा वो है इस फिल्म की राइटिंग और फिल्म के अच्छे प्लॉट के होने के बावजूद भी फिल्म का खराब एग्जीक्यूशन और इसके साथ साथ फिल्म का जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो भी काफी मतलब कमजोर नजर
नजर आता है। मतलब ये कहना चाहूंगा कि फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर हैं उन्होंने क्रिमिनल के क्राइम से रिलेटेड जितने लूप होल्स थे उन्हें तो फिल्म में अच्छी तरीके से भर दिए, पर अपने ही स्क्रीन प्ले में जो लूप होल्स थे उन्हें वो भरना भूल गए। इसके अलावा बात करें एक्शन सीक्वेंसेस की, तो फिल्म में जो एक्शन है वो काफी अच्छा नजर आता है। एक्शन कोरियोग्राफी जितनी भी है वो हमें काफी अच्छी नजर आती है। पर वहीं मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म में आपको दो मेजर एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से जो क्लाइमैक्स से पहले एक एक्शन सीक्वेंस आता है वो एक्शन सीक्वेंस काफी थ्रिलिंग था, पर उस एक्शन सीक्वेंस को जिस सिचुएशन के बीच में डाला गया है वो इतना आउटडेटेड और इतनी बार यूज हो चुका है ना कि उस एक्शन सीक्वेंस का जो मजा है ना उसे आधा कर देता है। मतलब वो जो आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो कहीं पर लड़ रहा है, हीरो को बोलते हैं या तो इसे बचा ले या तो उसे बचा ले, उसी के बीच में वो लड़ता रहता है और उस पे लास्ट में क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है वो हम में से हर किसी को पता है। और साथ ही साथ यहाँ पे फोन कॉल का भी एक कनेक्शन आपको इस एक्शन सीक्वेंस में देखने को मिलता है। तो वो जो मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस कमाल के एक्शन सीक्वेंस का जो मजा है वो आधा कर देता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और सभी सीन्स में जो कलर ग्रेडिंग हमें देखने को मिलती है वो काफी बढ़िया है, और फिल्म में ऐसे काफी सारे सीन्स हैं जो पूरी तरह से आपको एक साइबर क्राइम वाली जो फील है उसे देने में कामयाब रहती हैं। इसके अलावा फिल्म का एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। जी हाँ, युवान शंकर राजा के द्वारा दिया गया फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कहीं ना कहीं इस फिल्म की जान है, जो एक्शन सीक्वेंस के साथ साथ जो हमें एक स्क्रीम ऑफ डार्कनेस, जिसकी बात मैंने फिल्म के रिलीज से भी पहले की हुई है, उसके बारे में यहां पे मैं फिर से कहना चाहूंगा कि स्क्रीम ऑफ डार्कनेस इस साल की वन ऑफ द यूनिक बैकग्राउंड म्यूजिक्स में से एक है। जिस तरह से उस बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर उस जानवर की आवाज को डालने की कोशिश की गई है ना, वो इस बैकग्राउंड म्यूजिक को बहुत ही यूनिक बनाती है, और क्रिमिनल के लिए इस बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे काफी पसंद आया। इसके अलावा फिल्म का जो क्लाइमैक्स था वो भी मुझे अच्छा लगा। क्लाइमैक्स एटलीस्ट फिल्म के बाकी सीन्स के कंपेयर में काफी अच्छी तरीके से बनाया गया था और काफी सेटिस्फाइंग तरीके से फिल्म को खत्म कर दिया जाता है। पर वहां पर यह कह दिया गया है कि यह केवल शुरुआत मात्र है, मतलब यह कहा गया है कि फिल्म का सेकंड पार्ट भी आ सकता है। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो ओवरऑल अगर इस रिव्यू को ओवरऑल में अगर बात करना चाहूं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है पार्ट्स में काम करती है। मतलब कुछ पार्ट्स अच्छे लगेंगे तो कुछ पार्ट्स बोरिंग लगेंगे, कुछ पार्ट्स प्रिडिक्टेबल हैं तो कुछ पार्ट्स आउटडेटेड हैं। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो और देखने जाते हो तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है एक वन टाइम वॉच फिल्म है जिसको आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक बार देख सकते हो। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो फिल्म आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।